नमस्कार। लॉ स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लॉ से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होगा, जिसमें हम ये समझेंगे कि हेल्थ से रिलेटेड आपके राइट्स कौन कौन से हैं और उस राइट्स को फॉलो कैसे कैसे करना है। इस चीज के लिए आज हम समझेंगे कि हमारे राइट्स कौन कौन से हैं। नमस्कार, लॉ स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम स्वास्थ्य से रिलेटेड आपके अधिकार और आपके कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। इस संदर्भ में हम ये जानेंगे कि और क्या-क्या प्रावधान हो सकते हैं। आज हम सबसे शुरू करेंगे एक पीडीएफ के साथ, जिसपे मैंने आपको सारी बातें दिखाई और उसको सारी बातें बताई है। नमस्कार, myself Vicky Singh and I'm going to represent you the right to health as a constitution mandate in India. आइए समझते हैं इसको। पहले हम समझते हैं कि हेल्थ क्या है, उसके विषय में हम जानेंगे कि हेल्थ क्या है और हेल्थ को हम कैसे देख सकते हैं। देखिए, पता है कि किसी भी मानव के विकास में और मानव के विकास के लिए, दोनों के लिए बेसिक चीजें हैं जो उसके आर्थिक और सामाजिक विकास को दिखाता है, वह है हेल्थ, स्वास्थ्य। भारत में स्वास्थ्य को लेके और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, इसके लिए हम हेल्थ और केयर और उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कानूनी प्रावधान है। पुराने समय में भारत में पब्लिक हेल्थ को लेके समय समय पर कुछ कुछ ड्यूटी किए जाते थे, जिसमें बताए जाते थे कि आपके क्या क्या अधिकार हैं। हमारे कंट्री में जो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है हमारा कंट्री, उसने उसका भी ये कर्तव्य बनता है कि अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराए। भारतीय संविधान में ऐसा कहीं क्लियर नहीं लिखा हुआ है जिसमें आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई बात हो। इसके लिए बार बार इस पे सवाल उठे, बहुत सारे केसेस हुए जिसमें यह बताया गया कि आर्टिकल 21 की अगर बात करें जहां तक हम, तो आर्टिकल 21 ये बताता है कि आर्टिकल 21 इज द गारंटी ए फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी भी आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता की उसमें बात की गई। ऐसा हम मान लेते हैं या ऐसा अज्यूम कर लेते हैं अलग अलग केसेस के बिहाफ पे कि स्वास्थ्य का मसला भी उसी के अंतर्गत आता है। हम इसमें और देखेंगे केस लॉज के बारे में, तो ये समझेंगे कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज अ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके विषय में हम समझेंगे और ये भी समझेंगे कि किस तरह से आर्टिकल 21, आर्टिकल 38, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 एंड आर्टिकल 47 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस तरीके से राज्य को ये बताता है कि आपको आपके नागरिक के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम ये समझेंगे कि हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है और हम ये समझेंगे कि हेल्थ को हम किस तरीके से देख पाते हैं, देख सकते हैं, देख के समझ सकते हैं कि हेल्थ की परिभाषा क्या है, एक ऑथेंटिकेट परिभाषा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है कि हेल्थ की जो परिभाषा है वह कहता है कि हेल्थ एक ऐसी परिस्थिति है शरीर की जिसमें आदमी पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। हम और आप जो भी चीज, अगर मानसिक रूप से कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो उसे हम स्वस्थ की कैटेगरी में या फिर उसको हम या ह्यूमन रिसोर्स के रूप में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कहता है कि परिभाषा से ही यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन की स्थिति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई को शामिल करना चाहिए और रोग और दुर्बलता से रहित होना चाहिए। इस प्रकार डब्ल्यूटीओ ने दुनिया के सभी लोगों
को स्वास्थ्य के देखभाल के लिए और सारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं, और जिसके लिए हमने डब्ल्यूएचओ को, या डब्ल्यूएचओ ने इसकी व्यापक परिभाषा दी, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल का अपना विजन भी लाया डब्ल्यूएचओ। इस प्रोविजन में हम ये समझते हैं कि हमारे प्रियम्बल में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेके क्या प्लानिंग दिए हुए। कहता है कि द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड फॉर वेलफेयर स्टेट with socialistic pattern of societies under article 20 of the 21 of the Indian Constitution। भारतीय संविधान में इस प्रावधान को दिया गया हुआ है। आइए हम और समझते हैं, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय संविधान में प्रियम्बल जो था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, उसके विषय पे आधारित था। उस विषय में कहा जाता था कि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो अनुच्छेद 21 को ये कहता है कि समाज के समाजवादी पैटर्न के साथ जो वेलफेयर स्टेट है, यानी कल्याणकारी राज्य का प्रावधान का प्रयास करती है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देती है। लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा का उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल की स्थिति में सुधार करना है। संविधान के भाग 3 और भाग 4 के अलग अलग प्रावधानों में समाजवाद का सिद्धांत भी सन्निहित है। समाजवाद जब समतावादी सिद्धांतों का पालन किया जाता है, और जहां अधिकारों का महत्व और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का बरकरार रखा जाता है, दैट इज द प्रोविजंस। नाउ समझने की चीज ये है कि हम ये समझते हैं कि संविधान का पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 3 जो हमारे मूल अधिकारों से संबंधित है, और पार्ट 4 जो राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित है, उसमें स्वास्थ्य को लेके क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। पहले हम देखते हैं जो राज्य को क्या क्या निर्देशित किया गया है। हालांकि संविधान का भाग 4 किसी भी कोर्ट में उसको एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन पार्ट 3 यानी संविधान का भाग 3 आपके लिए पूरे रूप से कोर्ट में बाध्यकारी है, और उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान का भाग 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसने राज्यों पे ये ड्यूटी इंपोज किया है। अगर हम केवल उस उपबंधों को देखें जिनमें कुछ उपबंधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो जन स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी पब्लिक हेल्थ से संबंधित है, उसमें राज्य के लोगों की स्वास्थ्य सेवा की स्थिति सुधारने के उपाय किए गए। अनुच्छेद 38 के यह राज्यों पे लागू करता है, और राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था, सुरक्षित लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य के बिना हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए श्रमिकों से संबंधित अनुच्छेद 39E, यानी जिसको हम 39E बोल रहे हैं, अनुच्छेद 41 ने राज्य पर मूल रूप से बीमार और अक्षम लोगों के लिए, जो शारीरिक रूप से वीक हैं, उनके लिए सार्वजनिक सहायता का ड्यूटी बताया। उसी तरीके से अनुच्छेद 42 अगर हम देखें तो अनुच्छेद 42 ये कहता है कि मातृत्व लाभ के द्वारा शिशु और मां के स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मतलब मां और बच्चे की जिम्मेवारी भी। लेकिन इन सभी बातों को समझने के बाद हमें ये बात भी समझना है कि हम इन सब चीजों के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। फिर ये कहता है कि अनुच्छेद 42 के बाद अनुच्छेद 47 में राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने लोगों के पोषण के स्तर और अपने लोगों के जीवन के स्तर को प्राथमिक उत्तरदायित्व के रूप में स्थापित करे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य विशेष रूप से कामगारों को यानी वर्कर्स के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में अपने नीति को निर्देशित करेगा। राज्य संगठित ग्राम पंचायतें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए ऐसी शक्तियां और अधिकार प्राप्त करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ये केवल समझ लें कि राज्य को ही ये सारी चीजें करनी है, हमें ये भी समझनी है कि राज्य के अलावा ऐसा कौन है जो इन सब चीजों को कर पाएगा। तो उसका नाम है पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका, और हमारे स्वास्थ्य का क्या लेना देना है, उनसे हम क्या करवा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये केवल हमारे लेजिस्लेचर का बात है, हम ये भी समझते हैं कि किस किस चीज से, जो जब हम 11th शेड्यूल पढ़ते हैं भारतीय संविधान का,
तो इसमें कुछ ऐसे मैटर्स को लिखे हुए हैं जिसमें कहा जाता है कि द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में इंडो द पंचायत विथ नेसेसरी पावर एंड अथॉरिटी इन रिलेशन टू मैटर्स लिस्टेड इन 11th शेड्यूल। राज्य ऐसे प्रावधान करते हैं और ऐसा अधिकार पंचायतों को और म्युनिसिपलिटीज को देते हैं जो 11वें शेड्यूल के थ्रू उनको निर्देशित किए गए हैं, जिसमें पीने का स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य और सैनिटेशन, स्वस्थ, उसके बाद हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरीज, परिवार नियोजन, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण के द्वारा जो मानसिक रूप से बीमार हैं, जो दिव्यांग है, उनकी देखभाल करना, पानी की सप्लाई और घरेलू जो उद्योग है और कमर्शियल पर्पस के लोग हैं उनको वाटर की सप्लाई देना, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना, स्लॉटर हाउसेज जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया हुआ है, स्लॉटर हाउसेस पे भी उनको देख रेख करना है। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया गया। फंडामेंटल राइट और हेल्थ की अगर हम बात करें, जहां पे हमारे ये तो कोर्ट में एनफोर्सिएबल है, इसके अगर हमारे इस अधिकार का हनन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं उस प्रावधानों में ये कहा जाता है कि अगर कोई इसको इन सारे प्रावधानों को अनुच्छेद 21 में रखा जाता है, और अनुच्छेद 21 में रखने के बाद ये कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बाद फंडामेंटल राइट में कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो कोर्ट में जस्टिफिकेबल नहीं है, नॉन जस्टिफाइबल है, बट no person can claim none fulfilling this direction. Article 21 deal with no person shall be deprived of his life, personal liberty, except according to the procedure established by law. ठीक है, जब ये कहता है संविधान कि कोई भी आदमी को जो है उसको जो कानून के समक्ष सभी लोग एक होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लोक स्वास्थ्य के मामले में भी यह लागू होता है नियम। इस नियम में यह कहा जाता है कि जीवन का अधिकार, जरूरी नहीं है कि वो केवल जिंदा है यही उसके जीवन का अधिकार है, इस चीज के विषय में नहीं कहा गया। ये भी कहा गया, उसमें आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आर्टिकल 21, ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी को भी ऐसे मतलब उसको जीवन के जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये संविधान में और कानून में इसका प्रावधान किया गया। उसके बाद ये कहता है कि बहुत सारे केसेज में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए प्रावधान किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बहुत सारे नियम समय समय पे बनाए हैं, एपेक्स कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स ने ऐसे प्रावधान किए हैं। तो इसके लिए बताया गया, इसमें कहा गया, जब आर्टिकल 21 को देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसको निर्देशित किया है, जिसमें ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कि आर्टिकल 21, सिंस हेल्थ इज इसेंशियल फॉर मेकिंग द लाइफ ऑफ वर्कमैन मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल एंड कंपेटेबल विद पर्सनल डिग्निटी। स्वास्थ्य एक ऐसा धन है या स्वास्थ्य ही एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर हम ये देख पाएंगे कि किसी के जीवन को मीनिंगफुल बनाने के लिए कोई व्यक्ति अपने जीवन को मीनिंगफुल इस आधार पे बना सकता है जिसपे उसको रहने और उसको जीने की पूरी स्वतंत्रता हो, वो काम कैसे करेगा और उसके व्यक्तिगत अधिकार यानी उसके ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं होगा। ये सारे के सारे अधिकार आपको आर्टिकल 21 में आते हैं। इनफैक्ट जनवरी 13 को एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया दिल्ली गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बीच, और शायद उत्तराखंड गवर्नमेंट था, जिस उत्तराखंड वाले गवर्नमेंट में उन्होंने कहा कि पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही उसमें मेंशन्ड है, वो इनडायरेक्टली उसमें छुपा हुआ है, क्योंकि किसी के जीने के अधिकार में स्वच्छ पानी पीने का अधिकार भी होता है और इसके आधार पे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अगर वही चीज जो अनुच्छेद 23 यानी आर्टिकल 23 अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 23 ये कहता है कि it is indirectly related to health, and article 23 clause 1
ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग के ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, ये ह्यूमन बीइंग के ट्रैफिकिंग को रोकता है। ठीक है, कहता है कि महिलाओं में वेश्यावृत्ति की ओर जाता है, जो अनुच्छेद 24 है, जो ये कहता है कि महिलाओं में किसी भी तरह के वैसी, मतलब किसी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी ऐसे हजार्डस एम्प्लॉयज में बच्चे जो 14 साल से नीचे के हैं और उनको किसी भी तरीके से नियोजित किसी भी काम में नहीं किया जाएगा। अगर वो किसी कारखाने या खदान में काम करते हैं तो यह कहता है अनुच्छेद कि लोक स्वास्थ्य के लिए उनको, बाल स्वास्थ्य के लिए भी यह डायरेक्शन देता है। संवैधानिक रिमेडीज यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज के अलावा आप ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज सभी के पास है, संवैधानिक उपचार का अधिकार सभी के पास है, और इसमें कहता है कि कानूनी रूप से मानव अंग के व्यवसायीकरण, प्रत्यारोपण के निषेध और प्रभावी अनुप्रयोग, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, इन सब से रिलेटेड आर्टिकल 24, मतलब आर्टिकल 21 टू 24 तक हमको इनडायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड है। आप समझिए कि जिसमें कहता है कि ये तो हमारा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से रिलेटेड हो गया, अब कहता है कि जुडिशियल रिस्पॉन्स, इस सर कोर्ट का क्या क्या रिस्पॉन्स था ऐसे मसलों पर। ऐसे मामलों में कहता है कि द इंडियन जुडिशियरी प्लेड अ वेरी इफेक्टिव रोल बाय द एंटरटेनिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी पीआईएल। पीआईएल, अलग अलग पीआईएल के मामले माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अलग अलग ढंग के डिसीजन दिए हैं। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 21 जो है स्टेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन लगाता है कि किसी भी व्यक्ति के राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, दस द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ऐसा नहीं है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसको रन करने का स्टेट का ड्यूटी है और उसमें सही व्यवस्था लगाना भी स्टेट का ड्यूटी है। अगर ये चीज फेल होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी भी व्यक्ति को ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं मिल पाता है ऐसा ट्रीटमेंट, तो ये उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और इसके अकॉर्डिंग उस समय कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए और कोर्ट ने ये कहा कि वैसी फैसिलिटीज जो पब्लिक हेल्थ सेंटर पे अवेलेबल हो पेशेंट के लिए, बेसिक ट्रीटमेंट के लिए, उनको ठीक किया जाए। दूसरा डिसीजन उसी में उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सब डिवीजन लेवल पे होगा उसको अपग्रेड किया जाए, जिससे सीरियस केस भी वहां पे देखे जा सके। तीसरे बात उन्होंने कहा कि वैसी फैसिलिटीज जो स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट उनको दिया जा सकता हो, वो हर जिले और हर सब डिवीजन के लेवल पे बनाए जाएंगे। चौथी बात उन्होंने कही कि हर हॉस्पिटल में इमरजेंसी लेवल पे बेड की व्यवस्था होनी चाहिए स्टेट हॉस्पिटल में, और वहां पे सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें पेशेंट जो है आसानी से आपके पास तक खबर भिजवा सके कि बेड अवेलेबल है या नहीं है, उसके लिए उनको जरूरत हो, ये सारी सूचनाएं आपको दी जा सके। उन्होंने कहा कि वैसा प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए एम्बुलेंस का, जो समय पे पेशेंट को पीएचसी के पास या स्टेट हॉस्पिटल में पहुंचा सके या पीएचसी से स्टेट हॉस्पिटल में पहुंचा सके। एम्बुलेंस शुड बी एडिक्वेटली प्रोवाइडेड विथ नेसेसरी इक्विपमेंट एंड मेडिकल पर्सनल, मतलब ऐसा नहीं कि केवल एम्बुलेंस पहुंचाना है, बस केवल एम्बुलेंस छोड़ दिया और चला गया एम्बुलेंस, नहीं। एम्बुलेंस के भीतर जो प्रॉपर सिस्टम होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट की व्यवस्था होती है, वो उसमें होनी चाहिए बेसिक। दूसरा केस आया स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राम लुब्या बग्गा। इस केस में कहा गया कि जहां मेडिकल सर्विस है, जिस पॉलिसी के अंडर, जैसे मान लो कि कोई एक एम्प्लॉय है, जहां मेडिकल सर्विस अवेलेबल है एम्प्लॉय के पास, और वो एम्प्लॉय को अगर, मतलब कोई पॉलिसी होल्डर या उसके पास कोई कार्ड वगैरह है जिसमें कहा गया कि हाँ ये आपका अधिकार है, चिकित्सा एक पॉलिसी के तहत ये दी जाती है कि कोई भी कर्मचारी को, जैसे ईएसआईसी है उसमें कहा गया कि आपको एक पॉलिसी किया गया, आप एक कर्मचारी हैं, आप कभी भी इतने लाख तक का अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अनलिमिटेड ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं, जिसमें वो भारत के किसी भी निजी अस्पताल में, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें जो उनको अमाउंट निकालना होगा उसकी राशि सीमित हो सकती है, इस बीमारी के लिए इतना, इस बीमारी के लिए इतना। कहता है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये डायरेक्शन दिया गया
कहा गया कि ऐसा नहीं है कि आपकी स्वतंत्र इच्छा है कि आपको जितना मन करे उतना कर सकते हैं। टेक्निकल विशेषज्ञों की एक समिति ने सुप्रीम कोर्ट में यह माना कि अगर कोई पैमाना या रेट इसका तय नहीं है कि किस बीमारी के लिए हम कितना खर्चा कर सकते हैं। यदि निजी क्लिनिक है या अस्पताल अपनी दरों को बढ़ाते हैं तो राज्य में वृद्धि होगी और राज्य उतने बढ़े दर पे उनको पैसा देने के लिए बाध्य होगा। और इस तरह के पॉलिसी के तहत रेट और स्केल तय करने का सिद्धांत होना चाहिए और यह संविधान अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 47 का उल्लंघन करने के लिए नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने आगे यह माना कि राज्य ना तो आग्रह कर सकता है ना ही यह कह सकता है कि उसे चिकित्सा प्रदान करने का कोई दायित्व नहीं है। यदि ऐसा करता है तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। ठीक है। एक और केस आया जिसको बोलते हैं परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ठीक है, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट ने कहा जिस जैसे हम ऊपर के डिसीजंस को देखते आ रहे हैं उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग इसमें भी देखेंगे कि इसमें जैसे परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया कि अपना जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसमें उन्होंने ये कहा कि चाहे वो सरकारी क्षेत्र का अस्पताल हो या प्रोफेशनल क्षेत्र का यानी प्राइवेट क्षेत्र का, जीवन की सुरक्षा के लिए अपनी विशेषज्ञों का है, वो केवल लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए, अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए नहीं है। वो लोगों की जीवन की सुरक्षा नहीं करते और सेवाओं का विस्तार नहीं कर सकते, किए जा सकते हैं। कोई कानून या राज्य की कार्यवाही इसको बचने या इस पे देरी करने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। चिकित्सा से रिलेटेड जो सदस्य होंगे वो मतलब जो रिलेटेड होंगे मेडिकल प्रोफेशन से, उनका टोटल का टोटल ऑब्लिगेशन इस पे होगा कि इस लॉ पे होगा कि प्रोसीजर वैसा वो बना सकते हैं या प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर बना सकते हैं या प्रोसीजर सस्टेन कर सकते हैं, ये उनका अधिकार होगा। उसके बाद एक और केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट एंड स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में एक और गया जिसमें स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस मंजन्ना। इस केस में कहा गया कि मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे, ये केस बेसिकली रिलेटेड था मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे, इसमें कहा गया कि ग्रामीण सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा बलात्कार पीड़ितों की जांच तब तक संदर्भित नहीं होती जब तक कि कोर्ट या मतलब अगर रेप विक्टिम ये नहीं चाहता है या कोर्ट उसको ऑर्डर नहीं देती है, अगर पुलिस उसको रेफर नहीं करता है। इसमें कोर्ट ने कहा कि we wish to put on record our disapproval on the refusal of some government doctor, particularly in rural areas where hospitals are few and far between, conducted any medical examination of rape victim unless the case of rape referred to them by the police। जिसमें कहता है कि सरकारी डॉक्टर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अस्पताल कम और दूर के हैं और जब तक बलात्कार का मामला उनके द्वारा संदर्भित नहीं किया जाता है तब तक एक बलात्कार पीड़िता की कोई भी चिकित्सा जांच पुलिस नहीं करवा सकती है। अदालत ने कहा कि चिकित्सा परीक्षा में आयोजित करने से इनकार करना आवश्यक है। पीड़िता की अंतिम परीक्षा में देरी का परिणाम जिसके द्वारा बलात्कार के सबूत हो सकते हैं, शिकायतकर्ता द्वारा उसको खत्म किया जा सकता है। इसलिए निर्देशित किया गया कि भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न की जाए। ठीक है। लास्ट केस था सीईएसई लिमिटेड वर्सेस सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब वो सुभाष चंद्र बोस आप नहीं समझ लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हैं उनका स्वास्थ्य और शक्ति एक अभिन्न अंग है जो एक राइट टू लाइफ का हिस्सा है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य एक समतावादी समाज को जो है या एजिटेरियन सोसाइटी को उसको फ्री करने का है। समाज के द्वारा सभी नागरिकों के साथ जबरदस्ती या मतलब ऑल सिटीजन फ्रॉम कोर्शियन और रिस्ट्रिक्शन बाय सोसाइटी एंड टू मेक लिबर्टी अवेलेबल फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष को ही सुविधा दी जाए, किसी एक बाकी पक्ष को नहीं दी जाए, सुविधा सभी के लिए अवेलेबल होगा। ये सारे प्रोविजंस आपके साथ है।
अगर आप किसी भी मसले पे देखना चाहते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि आप जब किसी के स्वास्थ्य के विषय में बात करते हैं, तो डायरेक्टली संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग एपेक्स कोर्ट्स ने इस पे अलग-अलग फैसले सुनाने के बाद ये डिसाइड किया और ये देखा कि ये लोक स्वास्थ्य जो है, वो किसी न किसी व्यवस्था के रूप में आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है, या आर्टिकल 21 से अलग नहीं है। तो याद रखिए, संविधान में ये प्रावधान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सन्निहित है। यह इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, जिसके आधार पे आप ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 21 का वायलेशन हुआ। अगर इस कोरोना के समय में अगर कोई भी व्यक्ति आपको लोक स्वास्थ्य के मामले में या आपका ट्रीटमेंट करने से मना करता है, तो यह आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन है और इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अच्छी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।